नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपका इन्वर्स आता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये कुछ बच्चों को टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक से समझाऊंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए और आप इससे फेमिलियर हो सके। और एक्सरसाइज 3.4 को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद। यानी कि पहले हम क्या देखने वाले हैं? पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ताकि आप एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट आप देख लो कि एनसीईआरटी बुक के कौन से टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी ये जो आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले थी एक्सरसाइज 3.3 जो हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर ली है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको अपनी कॉपी के अंदर लिख के बताऊंगी और समझाऊंगी किस तरीके से क्या बोला गया है। काफी ज्यादा सिंपल है। तो जी यहाँ पे मैंने लिख दिया है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि आप ऑपरेशन कह लो या फिर कह लो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशन कह सकते हैं, हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको स्टार्ट दे देते हैं क्योंकि एक टॉपिक है। अब देखो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है या फिर कह लो ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स का, इसके अंदर कितने टोटल ऑपरेशन होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू 6। इसके अंदर टोटल ऑपरेशन 6 होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है 3 जो ऑपरेशन होते हैं वो रो के लिए होते हैं, और जो 3 हमारे पास ऑपरेशन होते हैं या फिर कह लो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो हमारे पास कॉलम के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि ये सारे के सारे ऑपरेशंस पढ़ने हैं। अब एक्चुअली है क्या, बेसिकली ऑपरेशन तो 6 हैं लेकिन इनको 3 में ही बांटा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 है लेकिन 3 ही है। मतलब ये जो 6 है इसके अंदर 3 है। अब ये जो 3 है मतलब टोटल 6 है, अगर इसका हाफ करके तो 3 है, मतलब कि जो 3 होंगे वही सेम टू सेम रो के लिए भी हैं और कॉलम के लिए भी हैं। ठीक है, मतलब ये जो टोटल ऑपरेशन 6 है इसके अंदर हम 3 पढ़ेंगे जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अब ये जो 3 है इसके अंदर है क्या, ये जो 3 है देखो, पहला ऑपरेशन, दूसरा, तीसरा। अब ये जो पहला है ये रो के लिए भी है कॉलम के लिए भी, यानी कि पहला ऑपरेशन दोनों के लिए हो गया, फिर ये वाला दोनों के लिए हो गया, फिर ये वाला दोनों के लिए हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है टोटल 6 ऑपरेशन है। तो इसका पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने आपको पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, टोटल 3 है। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 2 चीज़ों के लिए है, रो के लिए और कॉलम के लिए, इसलिए टोटल 6 है। और अगर देखा जाए तो 3 ही हम देखते हैं, वही तीनों क्या होते हैं कुल मिला के 6 होते हैं, और रो और कॉलम दोनों के लिए होते हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है या फिर कह लो जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बेसिक, यानी कि जो कोर होता है, जो ओरिजिन है, यानी कि जो बेसिक है, यानी कि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जो ओरिजिन है हमारे इनवर्स को फाइंड करने का, जो ओरिजिन जो कोर मेथड है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसका यूज करके हम क्या करेंगे, आगे इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जो पहला ऑपरेशन तरीका है वो क्या है? द इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और 2 कॉलम। यानी कि पहला जो ऑपरेशन है वो क्या होता है कि हम कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज यानी कि बदल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? इंटरचेंज करेंगे किसी भी 2 रो या फिर किसी भी 2 कॉलम्स को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आप रो को रो से ही इंटरचेंज कर सकते हो और कॉलम को कॉलम से ही। ऐसा नहीं आप कॉलम और रो को इंटरचेंज कर सकते हो, नहीं। आप क्या कर सकते हो, जो रो है उसको इंटरचेंज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ रो से। ये जो है हमारे पास, जो मैंने एक एरो लगाई है जिसका दोनों तरफ मुंह है, क्या है इसके दोनों तरफ साइड, क्या है इसके एरो है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो हम सिंबल लगाते हैं, यानी कि इंटरचेंज का जो सिंबल है। तो आपको समझ आ गया कि ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ऐसा, ये क्या है? इंटरचेंज का सिंबल है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को बदल रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिंबल है। तो ये जो पहला आपका ऑपरेशन है या फिर कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या कहता है? द इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और 2 कॉलम्स, यानी कि आप 2 कॉलम या फिर 2 रो को ही आपस में बदल सकते हैं। जैसे कि आप रो और रो को ही आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, रो और रो को आपस में बदला जा सकता है, लेकिन जो रो और कॉलम है उनको आपस में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ सिमिलर है, सेम है, आप उसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसी को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब रो और रो इंटरचेंज हो सकती है लेकिन रो और कॉलम इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार सेम उसी तरीके से जो कॉलम और कॉलम है, आप क्या कर सकते हैं? कॉलम और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन आप
कॉलम और जो रो है उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये क्या है, ये आपका पहला रूल है, ये क्या है, आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर कह सकते हैं पहला क्या है, ये एक ऑपरेशन है, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ठीक है जी। अब ये जो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने देखा है, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1 मिनट इसको ऊपर कर लो। तब देखो, अगर आपका एक एग्जाम्पल में अगर आपको बुक का ही बताती हूँ, तो आपके बुक में यहाँ पे क्या गिवन है, आपको ए मैट्रिसेस गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। ये है हमारे पास। यहाँ पे हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा रो इनटू कॉलम। यहाँ पे 3 क्या है, रो है, और 3 क्या है, कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास गिवन, हमारे पास एक जो ऑपरेशन है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे, यानी कि आपके पास देख सकते हो यहाँ पे 3 रो हैं, 3 कॉलम है, यानी इन तीनों में से आप किसी भी 2 रो का एक्सचेंज कर सकते हैं और 2 कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग, आपके बुक में क्या गिवन है कि आपने R1 और R2 को क्या किया, आपस में इंटरचेंज किया, यानी कि जो पहली जो आपके पास रो है आपने उसको सेकंड रो की जगह लिख दिया और सेकंड रो को आपने फर्स्ट रो की जगह लिख दिया। तब आपके पास क्या आएगा, देखो आपको सिंपल सा करना है कि R1 की जगह R2 लिखना है, R2 की जगह R1 लिखना है। तो R1 की जगह R2 लिख देंगे -1 √3 और 1। अब ये जो सेकंड रो है इसकी जगह हम लिख देंगे सेकंड। हमारे पास क्या लिखोगे, सेकंड हमारे पास जो हमारे पास रो है उसकी जगह फर्स्ट हमारे पास जो रो है वो लिख देंगे 1 2 1। अब जो हमारे पास जो सेकंड रो थी उसकी जगह फर्स्ट लिख दी, फर्स्ट की जगह सेकंड लिख दी। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो R3 है, जो थर्ड हमारे पास रो है, उसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखो R से हम क्या डिनोट करते हैं, रो करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे C से क्या डिनोट करते हैं, कॉलम करते हैं, और यहाँ पे I और J क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि कितने, जैसे R1 R2 R3, यहाँ पे I और J दोनों के दोनों यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे I और J जब हम C के साथ लगा देंगे तब ये डिनोट करेंगे I और J कि कौन सा कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा फर्स्ट हमारे ऑपरेशन से कि हम रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसी तरह आपस में कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो आपने क्या किया, ये जो पहले आपको ए गिवन था इसके अंदर आपने क्या किया, पहले हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप एक ही समय पे रो और कॉलम दोनों नहीं लगा सकते। अभी आपने क्या किया, आपने रो लगा दिया, उसके बाद आप यहाँ पे जो नया आया है इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलम का। ठीक है, यानी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो हम करने वाले हैं अप्लाइंग C1 इंटरचेंज C3। हम क्या करने वाले हैं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है उसकी जगह थर्ड कॉलम लिख दो। थर्ड कॉलम है 117, यानी 117 को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। सेकंड जो कॉलम है वहाँ पे इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, उसके साथ कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी कि सेकंड कॉलम जैसा था वैसा ही रहेगा। अब जो हमारे पास थर्ड कॉलम है उसकी जगह आपको फर्स्ट कॉलम लिख देना है। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है -1 1 और 5। तो आपने क्या किया, एक ही जो मैट्रिसेस था आप दोनों उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, रो भी और कॉलम भी, लेकिन एक समय पे एक ही लगाओगे, और रो को सिर्फ रो से इंटरचेंज करोगे और कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करोगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कह लो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेकंड जो आपका ऑपरेशन है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कह लो वो लिख दिया है। वो क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप जो एक पूरी रो है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक जो कॉलम है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक नॉन जीरो नंबर से। यानी कि आप जीरो के अलावा कोई भी नंबर फ्रैक्शनल हो, माइनस में हो यानी कि नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव नंबर हो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, आप उससे जो एक रो है या फिर जो एक कॉलम है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी कि अगर आप एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर क्या है, देखो जब हमने मैट्रिसेस इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हम क्या करते थे, KA करते थे, यानी हम क्या करते थे एक ही टाइम पे पूरे एलिमेंट्स के जो मतलब जो एक ही टाइम है उसमें पूरे मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने मान लो ये जो फर्स्ट रो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जैसे RI है, अगर I की जगह 1 लेते हो यानी कि जो फर्स्ट रो है R1,
अगर आप इसके अंदर क्या करते हैं 9 मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 9R1 करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी एक रो को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो पूरी एक रो है उसके हर एक एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करेगा 9 से, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप C3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपको क्या करना है, कॉलम जो थर्ड है उसको हर एक एलिमेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप सिर्फ एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है, वो चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है कि अगर आप रो से मल्टीप्लाई करो तो उस रो में जितने भी एलिमेंट है उन सबसे मल्टीप्लाई करोगे। अगर कॉलम से करो तो हर एक जो एलिमेंट है उस कॉलम का उससे मल्टीप्लाई करोगे के, यानी कि कॉन्स्टेंट को, जो नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंबॉलिकली इसको देखते हैं, ठीक है। यानी कि RI यानी कि कोई भी हमारी रो है, आप क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो K से, यानी कि कांस्टेंट नंबर से, जो K है वो नॉट इक्वल टू 0 है। या फिर आप कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट नंबर से जो क्या है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैं वही आपको समझा देती हूँ। आपको गिवन है कि B एक मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 1 -1 √3 और 1। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम है, ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप रो को भी किसी भी एक एलिमेंट से, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको दोनों करके दिखाती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाइंग, आपकी जो बुक में सबसे पहले गिवन है वो कर देते हैं। अप्लाइंग C3 इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू में C3। आपने क्या किया, आपके बुक के हिसाब से आपने जो कॉलम नंबर थर्ड है, ये जो आपका कॉलम नंबर थर्ड है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/7 से, यानी कि जो कॉलम नंबर थर्ड है इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 1, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/7 से, ठीक है। तब ये B क्या बन जाएगा, B मैट्रिसेस बन जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये रहेगा 1 -1 2 और √3। अब 1 इंटू में 1/7 हो जाएगा 1/7, उसी तरह 1 इंटू में 1/7 हो जाएगा 1/7। यानी कि जब आपने ये ऑपरेशन लगाया, कॉलम का जो ऑपरेशन लगाया, तब आपके पास ये नया मैट्रिसेस आया, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, जो नया ऑब्टेन हुआ है इसके अंदर हम अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जो रो हमारी 1 है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 2 से कर देते हैं 2R1, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास जो रो है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B इज इक्वल्स टू, अब ये जो रो है आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 2 से करोगे, आपको हर एक एलिमेंट यानी कि 1 2 और 1/7 तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 2/7, नीचे वाली रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी -1 √3 1/7, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सेकंड ऑपरेशन है, एलिमेंट्री का सेकंड ऑपरेशन है। अब इसका थर्ड ऑपरेशन देखते हैं जो हमारा लास्ट है। हमने जो फर्स्ट ऑपरेशन देखा वो क्या है, रो के लिए भी है कॉलम के लिए भी है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 गए, यानी एक के अंदर कितने 2 है, तो 3 के अंदर कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में 6 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। उसका थर्ड देखते हैं। अच्छा जी, हमने 2 यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन देख लिए हैं। अब इसका थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये कहता है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रो या फिर कॉलम के एलिमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं दूसरी रो के एलिमेंट को, जिसको आपने क्या किया, एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी रो है आप उसके एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, वो जो रो है उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं दूसरे रो के एलिमेंट्स जिनको हमने किसी भी कांस्टेंट नंबर जो 0 के इक्वल नहीं है उसे मल्टीप्लाई किया होगा। इसी तरह यहाँ पे कॉलम के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि जो एक कॉलम है हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं जिनको हमने ऑलरेडी एक नॉन जीरो नंबर से ऐड किया है, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पे C1 हमारे पास एक मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 -1। अब आपने क्या किया, ये जो सेकंड रो है ये क्या है, सेकंड रो है, इसके अंदर आपने क्या किया, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रो यहाँ पे लिखनी है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वही सेम ऑपरेशन लिखने के आप इसके अंदर क्या करने वाले हैं, यानी कि रो 2 के अंदर हम क्या करेंगे, जो रो 2 है इसके अंदर से माइनस कर देंगे 2 इंटू R1 एलिमेंट्स, यानी कि R1 के एलिमेंट्स को तो माइनस करेंगे लेकिन हम इनको क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट any corresponding elements of another row or column which are multiplied by any non-zero number, ठीक है। जैसे कि जो R2 है हम इसको चेंज करने वाले हैं, ये जो R2 है इसके अंदर से हम पहली रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस तो करेंगे, लेकिन पहले माइनस करने से पहले आपको क्या कर रहे हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो 2 है यहाँ K है जो नॉट इक्वल टू 0 है,
उसके बाद हमारे पास एक नया क्या आ गया, एक मैट्रिसेस सी आ गया, ठीक है, 1 2 0 और -5 जिसके एलिमेंट्स हैं। तो ये थे हमारे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। जी, अब हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक क्लियर कर लिया है, देख लिया है। मैं आशा करती हूँ आपको 6 के जो हमने 6 जितने भी टोटल ऑपरेशन पढ़े थे, हमने पढ़े तो 3 थे, जो 3 थे उनमें से एक ही 2 के लिए था, तो 3 कितने के लिए, 6 के लिए है। टोटल हमने 6 ऑपरेशन पढ़े हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, एक बार आप एनसीईआरटी से देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस का इनवर्स क्या होता है वो अब हम समझेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक का ये वाला टॉपिक है, ये पेज नंबर 91 है। तो ये जो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास इंट्रोडक्शन गिवन रहता है, एक तरीके से कह लीजिए, जो आपके एक्सरसाइज से पहले जो भी आपको गिवन रहता है, आपको वो हमेशा पढ़ना चाहिए। वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और एनसीईआरटी के अंदर जितना ईजी हो सकता है उतने ईजी तरीके से गिवन रहता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा जी, तो अब आपने एनसीईआरटी बुक के ऊपर देख लिया है कि अभी हम कवर करने वाले हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का टॉपिक। तो काफी इजी टॉपिक है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि जिसका इनवर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने इन्वर्टिबल फंक्शंस देखे थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, कोई भी मैट्रिसेस कह लो या कोई भी एक मैट्रिक्स होगा सिंगल, यानी कि मैट्रिक्स ज्यादा होंगे तो मैट्रिसेस, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है ए, अगर आपको कहें कि ये इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसका जो इनवर्स होगा वो फाइंड कर सकते हो अगर ये इन्वर्टिबल है तो बेसिकली जो भी आपको मैट्रिसेस प्रोवाइडेड रहेंगे उनमें से अधिकतर क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे और कुछ इन्वर्टिबल नहीं होंगे। तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, और ये तभी फाइंड होता है लास्ट में जाकर। क्या होता है, ये लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। मतलब फाइंड तो आपको करना है, कोई भी मैट्रिसेस गिवन हो, लास्ट में जाके आपको पता चलेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। और जो मैट्रिसेस ए है, जो मैट्रिक्स ए है, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप उसको ए और ऊपर -1 लिखोगे, ठीक है। ए की पावर -1 करके क्या करोगे, इसके इनवर्स को डिनोट करोगे, ओके। अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैट्रिसेस होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इनके अलावा कोई भी मैट्रिक्स यानी कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसके अंदर आपको एक तरीका बताएंगे जिससे कि आप ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हो, और वो तरीका होता है 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स को। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की, अभी तो हम पहुंचे ही नहीं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो हम ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ये तरीका एकदम सही है, लेकिन ये कब सही होगा, जब आप डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट वाले तरीके के लिए आप ये यूज करेंगे। लेकिन जब मैट्रिसेस की बात की जाएगी तब आप एक अलग तरीका यूज करेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर प्रोवाइडेड है, ये जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि ये क्या तरीका है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। अब आपकी बुक के हिसाब से एक जो मैट्रिक्स है उसको किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं उसका इनवर्स, ठीक है, वो बताऊंगी मैं आपको। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे ए का इनवर्स किस तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, जिसका ऑर्डर क्या है, एम है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और अगर देखो ए क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स बी जिसका सेम ऑर्डर है, यानी इसका ऑर्डर भी एम है, इस तरीके से कि ए इंटू में बी करोगे तो बी इंटू में ए के इक्वल आएगा, और आप क्या करोगे, अगर इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, यानी क्या आएगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर ये कंडीशन लागू हो जाती है तब आप कह सकते हैं कि जो बी है वो क्या इनवर्स है ए का। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये आपके थ्योरम के रूप में आपको गिवन है, यहाँ लिख के बता देती हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, या फिर एक काम करते हैं पहले एग्जांपल देखते हैं फिर लास्ट में बता देती हूँ। तो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ए आपको गिवन है 2 3 1 2, ये जो मैट्रिसेस गिवन है ये 2 × 2 ऑर्डर का है, और आपको बी मैट्रिसेस गिवन है, इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हो 2 × 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 रो प्रेजेंट है और 2 क्या है, कॉलम प्रेजेंट है, और बी मैट्रिसेस की एलिमेंट है 2 -3 -1 और 2। अगर ये दोनों मैट्रिसेस, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या इनका ऑर्डर सेम है, यस इनका ऑर्डर सेम है। दूसरी बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया कि इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा जो मैट्रिसेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है।
अब ये जो आपको गिवन मैट्रिसेस हैं, आपको उनको चेक करना है कि अगर आप ये कंडीशन लागू करते हैं तो क्या आई के इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। वरना आप सिंपली ये चेक कर सकते हैं कि ए इंटू में बी क्या बी इंटू ए के इक्वल आता है। अगर आता है तो इनका इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये जो बी है ये क्या इनवर्स होगा हमारे ए का। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, ए इंटू में बी, तो ए है 2 3 1 2, इंटू में बी करना है यानी कि 2 -3 -1 और 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसी लाइन खींच लो, यहाँ पे वर्टिकल खींच लो, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -3, अब ये हो जाएगा 2 -6, ये हो जाएगा +6, अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 इंटू में, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 2 इंटू में, ये हो जाएगा +4। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है वो चेक करते हैं। जब आपके पास 4 - 3 हो जाएगा 1, 6 - 6 हो जाएगा 0, 2 - 2 हो जाएगा जी 0, और 4 - 3 हो जाएगा आपके पास 1। मैं एक बार ये वापस रिपीट कर देती हूँ। ये जो कैमरा है ये ज़्यादा बड़ी वीडियो सी होने लग जाती है ना, तब थोड़ा हैंग सा होने लग जाता है। तो हमने क्या किया, ए इंटू में बी किया, तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची या वर्टिकल खींची, तो हमारे पास वैल्यू आई 4 - 3 हो गया 1, 6 - 6 हो गया 0, 2 - 2 हो गया 0, -3 +4 यानी कि 4 - 3 हो गया 1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए इंटू में बी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ये तो आ गया हमारा। अब बी इंटू में ए अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, इसका मतलब ये होगा अगर जब बी है वो क्या है, ए का इनवर्स है। ठीक है, कब होगा, जब बी इनवर्स होगा ए का, जिस समय ए इंटू में बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और बी इंटू में ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ए इंटू में बी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, बी इंटू ए चेक कर लेते हैं। तो बी इंटू में ए करोगे तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 2 -3 -1 और 2। अब इंटू में ए करना है, यानी कि इंटू में आपको करना है 2 3 1 और 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं या वर्टिकल खींच देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि प्लस में 4। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि 4 - 3 आपके पास आया 1, 6 - 6 आया 0, 2 - 2 आया 0, और यहाँ पे आया 4 - 3 1। ये भी क्या आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस A इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे ए इंटू में बी, और जब बी इंटू में ए इक्वल होंगे और दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे, उस समय जो बी होगा वो हमारे ए का क्या होगा, मैट्रिसेस होगा। अब मैंने आपको बताया था कि दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो जो है, जिनमें से एक आपकी जो थ्योरम है वो क्या है, एक आपकी थ्योरम ये है कि जो इनवर्स होगा वो हमेशा यूनिक होता है। एक तो इनवर्स हमारा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, और जो इनवर्स होगा यानी कि जो ए है अगर इसके लिए बी इनवर्स आया तो सिर्फ यही इसका इनवर्स रहेगा। ऐसा नहीं कि इसके अलावा भी कोई इसका इनवर्स होगा, नहीं, जो ये आया ये यूनिक इनवर्स है इसका, ये सिर्फ इसी का इनवर्स है और इसके अलावा किसी का इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो एक थ्योरम क्या है हमारी, इफ इनवर्स एग्जिस्ट इट इज always यूनिक। क्या हमने सीखा कि जो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज हमेशा यूनिक होगा, यानी कि एक अलग होगा। ठीक है, और एक और थ्योरम है आपकी। अब नेक्स्ट आपकी थ्योरम क्या है, वो ये है कि अगर आप ए इंटू में बी का इनवर्स निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स की। ठीक है, तो ये जो थ्योरम के प्रूफ वगैरह है ये आपके पेपर में नहीं आते हैं, कहीं आप बैठ जाओ याद करने की थ्योरम कैसे प्रूफ करनी है, नहीं आएंगे आपकी। ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस हाँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम क्या है। ऐसे भी याद नहीं करना थ्योरम नंबर 3 ये थी, थ्योरम नंबर 4 ये थी, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम ने क्या स्टेटमेंट आपको दी थी। इस थ्योरम ने क्या दी कि इनवर्स क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। इस थ्योरम ने क्या दिया कि ए इंटू में बी का इनवर्स करोगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स आएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। आई होप आपको समझ आएगा। अब आगे इंट्रोडक्शन देख। तो जी अब आपने देख लिया है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, किस तरीके से इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको देखना है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, यानी अब हम फाइंड करेंगे कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किस तरीके से एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की मदद से आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको
तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये आपका लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आखिर हम किस तरीके से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। अभी हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जब पढ़ा था, हमने देखा कि अगर ए और जो बी है अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तब होता क्या है, ए इंटू में बी इज इक्वल टू बी इंटू में ए होता है आई के इक्वल, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये हमने देखा था। यानी कि हमने दो चीजें देखी, एक देखे कि ए बी क्या होगा, आई के इक्वल होगा, और बी ए क्या होगा, आई के इक्वल होगा। दो हमने देखा। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, अब ये इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब होता क्या है कि अगर मान लो एक्स एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ए है और बी है, अगर इनका जो ऑर्डर है क्या है वो सेम है, यानी कि क्या है सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तब होगा क्या कि देखो अगर ये हमारे पास कंडीशन आती है जो एक्स है वो ए बी के इक्वल है, तो अभी हमने देखा कि अगर दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के हैं, अगर ये इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये जिस चीज के इक्वल आएंगे ये क्या होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आने वाले हैं। अगर यहाँ पे बी जो है वो ए का इनवर्स होगा तभी ऐसा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इनवर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तब ये किसके इक्वल आएंगे, जो भी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी कि ए बी इज इक्वल्स टू आई और बी ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, मतलब इस समय जो एक्स है वो क्या होगा, वो आई के इक्वल होगा, यानी क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे अगर आपको दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, अगर दोनों का सेम ऑर्डर है और हमें फाइंड करना है इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स की कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन वेरीफाई होगी तब हम कह देंगे कि ए जो है वो बी का मैट्रिसेस है, या फिर आप कह लो जो बी है वो ए का मैट्रिसेस है ना, एक ही बात है। देखो अगर जो बी है अगर वो ए का मैट्रिसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बी का मैट्रिसेस बी है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आप इनवर्स को फाइंड करें तो आपको कंडीशन लगानी है कि आई इज इक्वल्स टू ए बी और आई इज इक्वल्स टू बी ए। तो अगर हम मानेंगे कि एक्स की वैल्यू ए बी के इक्वल आ रही है तो एक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब जो मैट्रिसेस होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, रो भी होंगी और उसके अंदर क्या होंगे, कॉलम भी होंगे। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो, रो वाइज उसको सॉल्व करो या फिर आप उसको कॉलम वाइज सॉल्व करो। यानी कि एक मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने के लिए आप दो तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक आप रो वाइज लगा सकते हैं, दूसरा आप कॉलम वाइज लगा सकते हैं। दोनों में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम तरीके से किए जाते हैं, दोनों ईजी होते हैं, कोई भी हार्ड नहीं होता है दोनों में से। ठीक है, तो जी अब आपने देख लिया है कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है जब हम उसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो ए इंटू में बी करोगे तो आई के इक्वल होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये हमने ऑलरेडी पहले भी देख चुका है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है आप उसको दो तरीके से सॉल्व करके उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक मेथड होता है रो और दूसरा होता है कॉलम, यानी कि रो ऑपरेशन कह लो या फिर कह लो रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगी। ठीक है, आप किसी से भी सॉल्व कर लो, चाहे दोनों ही उतने ही सेम टू सेम ईजी हैं। ठीक है, और ये जो कैमरा है आज थोड़ा ज़्यादा हैंग हो रहा है, इस वजह से आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रो और उसके बाद देखेंगे कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या देखेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर देखो मैं बताती हूँ। अभी देखो ये जो आपने लिखा, ये देखो आपने क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू ए बी, जिस समय x a और b क्या है, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, x इज इक्वल्स टू ए बी लिखा। जिस समय आप यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे उस समय जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन होगा जो भी आप यहाँ पे करने वाले हो, किस किस के ऊपर होगा, एक तो ये x के ऊपर होगा और दूसरा ये a के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, ऑपरेशन ऑन एक्स एंड ए। जब आप रो करते हो, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तब क्या करोगे, जो पहला वाला होगा उसके ऊपर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी x इज इक्वल्स टू ए बी है तो a के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका जो इनवर्स है वो कैसे मिलेगा, इनवर्स कब मिलता है, जब यहाँ पे क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। हमने क्या देखा था कि कोई भी दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, जैसे ए और बी हो गए, इनका हमें कब पता चलेगा कि जब ए इंटू में बी क्या है, कि जो बी है वो क्या है, ए का इनवर्स होगा। ठीक है, कब होगा बी ए का इनवर्स, जब ए इंटू में बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। यानी कि ए और बी का यहाँ पे मैट्रिसेस कब फाइंड कर सकते हो, जब एक्स की जगह आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, मतलब आई इज इक्वल्स टू ए बी आएगा, है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा तब आपके पास इनवर्स आएगा। यहाँ से होता क्या एक्चुअली में, देखो ये जो ए है अगर आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये ए इनवर्स बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। तो अभी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड अगर ए को लेके जाओगे तो ये हो जाएगा ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी।
यानी बी का इन्वर्स क्या आएगा, ए इन्वर्स, यानी ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे किया, ये ए इन्वर्स इंटू में आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब कोई मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करता है, ये भी बता देती हूँ, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी यहाँ पे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करता है तो वही वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है। इस वजह से आई इक्वल्स टू ए भी होता है, तो ए उस साइड जाएगा तो ए इनवर्स मिल जाएगा, अगर बी साइड जाएगा तो बी इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से आई इक्वल्स टू ए भी हम लिखते हैं, और जिस समय रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उस समय जो पहला वाला होगा उसके ऊपर क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स निकाल लो चाहे बी इनवर्स निकालो, काफ़ी सिंपल है ना। अब देखो आपको करना क्या है कि ये जो आई इज इक्वल्स टू ए बी आया है, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, आपको तो एक मैट्रिसेस गिवन होगा, आपको करना है क्या, अगर आपको ए गिवन है तो आप क्या करोगे, जिस समय आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो आपको क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू आई ए लिख देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आपने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू आई ए लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि ये जो ए मैट्रिसेस आपको गिवन है और ये जो आई मैट्रिसेस है, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है। जैसे एक्स और यहाँ पे ए पे लग रहा था तो यहाँ पे ए और आई के ऊपर लगेगा, हमारे पास क्या लगेगा, ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आई है ये बदल जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे एक नया मैट्रिसेस आ जाएगा, फिर ये जो नया मैट्रिसेस आएगा वो क्या होगा, इस ए का इनवर्स होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, कैसे इनवर्स होगा, ए को इस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में आई इज इक्वल्स टू बी। अब किसी भी मैट्रिसेस को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद आता है, यानी ये आएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। मतलब करना क्या है कि जिस समय रो लगाओगे, यहाँ पे सेपरेटली बता देती हूँ, जिस समय रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे आपको क्या करना है, जो मैट्रिसेस आपको गिवन है उसको आई ए के रूप में लिख लेना है, ए और आई के ऊपर आप ऑपरेशन लगाओगे, उसके बाद ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू बी ए। अब ये जो बी आएगा ये क्या होगा, ए इनवर्स होगा, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, बी होगी, ठीक है। समझ आ गई बात, ये था हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या देखेंगे अब, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा के किस तरीके से मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि एक्स ए और बी क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, ये लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ए बी का जब हम मैट्रिसेस का इनवर्स निकालते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ये हमने देखा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जिस समय आप कॉलम लगाओगे तब होगा क्या कि देखो ये जो एक्स इज इक्वल्स टू ए बी है, अब की बार क्या होगा, जो हमारा रो था उसके अंदर एक्स और ए के ऊपर हम क्या कर रहे थे, उसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे थे, लेकिन कॉलम में बस इतना फर्क आएगा कि यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओगे एक्स और बी पर, यानी यहाँ पे किस पे लगेगा, ऑपरेशन ऑन एक्स एंड बी। यहाँ पे एक्स और बी के ऊपर आपको ऑपरेशन लगाना है जिस समय कॉलम लगाओगे, ठीक है। तो सिंपली वैसे ही करना है, आपको करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे ए मैट्रिसेस गिवन है आपको क्या करना है, ए आई लिख देना है। ये किसमें, कॉलम में है, अगर रो में करोगे तो पहले आई लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे बाद में आई लिख रहे हैं। देखो बात तो वही है, देखो ये कॉलम का है, यहाँ पे रो का लिखती हूँ, रो के लिए आप ए इज इक्वल्स टू आई ए करते हो, यहाँ पे भी ए और आई के ऊपर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है ऑपरेशन, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको ए और आई के ऊपर अप्लाई करना है। एक तरीके से आप कर तो वही रहे हो, बस इनकी जो अरेंजमेंट है आप कह सकते हो वो थोड़ी डिफरेंट है ना, वही बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए इज इक्वल्स टू ए आई है, अभी होगा क्या, ए इज इक्वल्स टू ए भी आ जाएगा, ठीक है, ए नहीं आई हो जाएगा, जो ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो नया बी आया है वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, यानी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। तो आई तो वही चीज़ है, बस इसको करने का थोड़ा सा बस तरीका अलग है, बाकी दोनों एक ही जैसे हैं और बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिख के बता देती हूँ आपको क्या करना है। जैसे रो के लिए आपने ए को आई ए लिखा, वैसे ही कॉलम के लिए आप ए को क्या लिखोगे, ए आई लिखोगे। अब करना क्या है कि ए को आई में कन्वर्ट कर दोगे और ये जो आई है इसकी जगह एक नया मैट्रिसेस आ जाएगा, यानी मान लो ए बी आ गया। अब ए बी की वैल्यू आई के इक्वल है, इसका मतलब ये जो नया मैट्रिसेस आया है वो क्या है, ए को उस साइड भेज दोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी, यानी कि बी क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ये भी चीज़ कन्फर्म करके बताना चाहती हूँ कि जैसे आप ए इंटू में अगर आई करते हैं, यानी ए इनवर्स हो, बी हो, कुछ भी हो, कोई भी मैट्रिसेस हो, अगर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वही आता है। मैं एक बार कंफर्म कर दूं आपको, अगर आपको ए मैट्रिसेस गिवन है 1 2 3 4, अगर आप इसको आई से यानी कि 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब होगा क्या, ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस में 0, ये हो जाएगा 1 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3, प्लस में 4 इंटू 0 4 0, और 3 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4।
अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आप देख सकते हो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ए मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तब भी हमारे पास ए ही मैट्रिसेस आया। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। तो अभी हमने दोनों मेथड देख लिया। हम एक इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो भी समझ लो। अच्छा जी, तो आपने सारा इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से देख लिया है, लेकिन इन सब को करने के बाद एक चीज जो मेन आती है, उसी से आंसर जो सॉल्व होता है, वो ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। देखो, जब रो के लिए करते हो तब ए इक्वल्स टू आई ए करते हो, यहाँ पे इनवर्स बी आता है, यहाँ पे भी कॉलम के लिए यहाँ पे बस ए आई करोगे, यहाँ आई ए करोगे, तो यहाँ पे भी बी क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो आपका LHS साइड है, यानी कि आपका जो क्या है, ये बताओ मुझे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये ए जो है, जब आप इसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई करते हो, जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सबसे पहले देखे थे, जब वो आप इनके अंदर अप्लाई करोगे ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, अगर इनको कन्वर्ट करते करते कभी ऐसा होता है कि एक या फिर एक से ज्यादा रो एक मैट्रिक्स की क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है, वहां पे हर एक रो में क्या होता है, मान लो एक पूरी रो है, इसमें क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तब होगा क्या कि इस कंडीशन में जो LHS साइड है, यानी कि जो ए मैट्रिसेस है, दैट इज LHS साइड, उस समय क्या होगा, अगर सारी रो में एलिमेंट जीरो आ गए, उस समय ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि ऐसी ही कंडीशन है एक सिर्फ, जिसके अंदर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी हर एक कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ये आपको कब पता चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, जब आप ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन काफी लंबा सा हो गया है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम अपने एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज अ रिवीजन आपके लिए लिख दिया है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा एक्सरसाइज 3.4 के लिए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेसेस इनवर्स मैट्रिक्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है। हमने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स है। ठीक है, ये बात भी हमने देखी। अब नेक्स्ट क्या देखा, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, कि जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, और दूसरी बात वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखे थे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने 3 यहाँ पे ऑपरेशन देखे थे। बेसिकली एक ऑपरेशन 2 के लिए था, यानी 3 देखे, तो टोटल हमने कितने देखे, 6 देखे। ये 3 थे रो के लिए और ये 3 थे कॉलम के लिए। ठीक है, नंबर 1 क्या था कि हम आपस में रो और आपस में कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2 क्या था कि हम जो पूरी रो है या फिर जो पूरा कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से, जिस समय ये जो k है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो थर्ड ऑपरेशन देखा था, ठीक है, थर्ड के 2 पार्ट जो हमने देखे थे वो ये थे कि आप किसी भी रो को, पूरा जो रो है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं और साथ ही में उस रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो देखा था, 1 मिनट इसको नीचे कर दो। अब हमने जो नेक्स्ट देखा था वो देखा था रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि जो मैट्रिसेस होगा उसको आईए के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें ये जो हमारे पास जो हमने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे वो अप्लाई करने हैं और ए की जगह आई लेके आना है, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आना है। उस समय ये जो आई की जगह एक नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा ए का। ये होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो में आई ए लिखोगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए आई लिखोगे, यानी कि ए इज इक्वल्स टू ए आई लिखोगे। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी जगह जो नया मैट्रिक्स आएगा, ये जो ए है इसको आई कन्वर्ट कर दोगे, आई में बदल दोगे। उसके बाद ये यहाँ पे जो एक नया मैट्रिक्स आएगा आई की जगह वो क्या होगा, इनवर्स होगा ए का। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीका क्या होता है इनको सॉल्व करने का, देखो जैसे मान लो कि ये जो ए है अगर आपको गिवन है 2 3 4 5, अब आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 0 0 1 में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे ज्यादा इजी तरीका ये होता है कि ज्यादा गलतियां ना हो, आपको इसको यू करके सॉल्व करना है, यानी कि यू आपको बनाना है। सबसे पहले ये देखोगे, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ऐसे करने से क्या होता है, गलतियां कम होती है। यानी आप पहले इसको क्या करोगे, 1 में बनाओगे, उसके बाद नेक्स्ट आप इसको देखोगे, फिर 0 में बनाओगे, एक ऐसा बन गया, फिर नेक्स्ट ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे। ठीक है, ऐसा करने से ये कोई स्पेसिफिक आपका रूल नहीं है, आपकी मर्जी है चाहे कैसे कर लो, लेकिन ऐसे करने से ईजी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या देखा, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोस इन 1 और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑन LHS देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमने क्या देखा कि ये जो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम कोई भी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, इस समय अगर एक पूरी रो या फिर एक से ज्यादा रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, उस समय जो गिवन मैट्रिसेस ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने अपने बेस्ट तरीके से आपको जितना ईजी हो सकता था पूरा NCERT बेस्ड तरीके से आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया है। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन
हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट हम अभी सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। तो ये है अपनी एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। जो हमने 6 ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कह लो ऑपरेशन पढ़े थे उनका यूज करना है आपको। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। जो नीचे आपको मैट्रिसेस गिवन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आपको उनका इनवर्स फाइंड करना है। इफ इट एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट करता है तो इन एक्सरसाइजेस 1 to 17, 1 से लेकर 17 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा और आप बढ़िया तरीके से एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ जो एक्सरसाइज 3.4 है इससे बिल्कुल भी मत भागना। इजी एक्सरसाइज है, काफी ज्यादा सिंपल है, यकीन रखो। ठीक है, बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहोगे तो अगर हार्ड भी होती है जो चीज आपको इजी लगेगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो आपको देखो यहाँ पे क्या मैट्रिसेस गिवन है, इसका आंसर देखते हैं। मैं सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मान लो कि ए मैट्रिसेस है, इसके एलिमेंट है 1, -1, 2 और 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, यानी क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी एक होप आ जाती है कि हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा आगे लास्ट प्रोसीजर में हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें फिलहाल ये पता चल गया कि इसकी एक कंडीशन पूरी हो गई कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, अब रो यहाँ पे यूज करोगे ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम, आपकी मर्जी है, जौन सा करना है वो कर लो। मैं यहाँ पे रो से करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो जैसा आपके बुक के अंदर लिखा रहता है एग्जाम के अंदर, जैसा आपको लिख के आना, मैं वैसा एक बार लिख के दिखा देती हूँ। इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय रो वी में राइट। मैंने क्या लिख दिया कि जिस समय हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है, ठीक है, बाय रो कह लो या फिर आप सीधा यहाँ लिख सकते हो इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, ये भी सही रहेगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर लिख लो एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय रो वी में राइट। आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था जो गिवन मैट्रिसेस है आपको इसको लिखना है IA। हमने क्या देखा था कि रो में आप क्या करोगे IA लिखोगे, कॉलम में AI लिखोगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो I है यहाँ पे इसको लिख देना है, यानी आपको इसको इनवर्स मिलेगा आपको इसका जब यहाँ पे ए की जगह आप आई कर दोगे कन्वर्ट। ये आई कन्वर्ट कैसे होगा, ये एलिमेंट्री जो 6 ऑपरेशन देखे थे ना उनकी मदद से कन्वर्ट होगा। भी जैसे सॉल्व करूंगी वैसे आपको समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ आई की जगह नया मैट्रिसेस आएगा, अब ये जो मैट्रिसेस होगा ये क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। तो A इज इक्वल्स टू आई ए है जी, मैंने यहाँ पे A की वैल्यू लिख दी, I की वैल्यू लिख दी। अब ये जो A है इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, क्यों रहने देना है ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पे B चाहिए, यहाँ पे हमें A ही चाहिए, यानी A से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, आपको A इनवर्स चाहिए, तो ये जो सेम A है इसको यहाँ उठा के ले जाओ, तो ये हो जाएगा, चीटी आगे, 1 मिनट इसको जाने दो। ठीक है, तो अब चीटी चली गई। अब ये देखो, अब ये जो A है आपको करना क्या है कि ये जो A है इसको इस साइड ले जाओगे, जब यहाँ पे I आ जाएगा तो ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू में I इज इक्वल्स टू B, यानी कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ पे बेसिकली आपको B चाहिए, यानी कि आपको यही यहाँ पे इसके साथ एलिमेंट्री ऑपरेशन का खेल खेलना है। अब आपको यहाँ पे A को नहीं छेड़ना है, इसलिए यहाँ पे A को ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है उनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये आपको सोच समझ के अप्लाई करना है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ आपको 0 चाहिए, यहाँ आपको 0 चाहिए या 1 चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि यू हम करेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे आपको क्या करना है 2 की जगह आपको 0 चाहिए। तो अगर आप 2 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग R2 इज इक्वल्स टू, ये जो सेकंड रो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो के एलिमेंट है इसमें से हमें 2 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे -2R1। अगर आप ऐसा करोगे तो ये 2 में से क्या माइनस होगा, 2R1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस इंटू में 2 इंटू में 1, यानी ये क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस में ये है माइनस और R1 यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो पहली रो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अप्लाई हो रहा है सेकंड रो के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 - 1। अब ये है 2, अब 2 में से हमने क्या किया, -2R1 किया, यानी कि ये क्या था 2 था, यहाँ पे मैंने आपको करके बता दिया 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो ये 3 है, R2 के यहाँ पे 3 है, माइनस करना है आपको 2 इंटू में R1, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो ये हो जाएगा 2 - +2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ 3 था, 3 + 2 हो जाएगा आपके पास 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको करना है
क्या है कि जो सेम आपने यहाँ पे अप्लाई किया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको करना है, तो ये हो जाएगा 1 0, क्योंकि पहली रो को कोई असर नहीं पड़ेगा, सेकंड रो में से आपको -2r1 को माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 0 -2 इंटू में 1, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे 1 माइनस में देखो ये क्या हो जाएगा, अब 2 इंटू में 0 करोगे तो ये 0 ही रहेगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ पे u बना रहे थे, आपको क्या करना था 1 0 0 1, यानी यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब 5 में से आप क्या करोगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको भी ऐसे ही 0 रहने देना है। अगर आप सोचोगे कि इसमें से हम -4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, वो आप कर सकते हो, लेकिन उससे होगा क्या कि 0 में से भी आपको -4 करना पड़ेगा, फिर वो -4 हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे -4 करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और हमें एक तरीका पता है, मैंने आपको क्या बताया था कि आप कोई भी यहाँ पे k की वैल्यू ले सकते हो, बस 0 के अलावा। तो अगर आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, तो 5 और 5 कैंसिल और आंसर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 इंटू में 1/5 0 रहेगा, यानी यहाँ पे भी कुछ छेड़खानी नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ, अप्लाइंग R2 इज इक्वल्स टू 1/5 R2। हमने देखा था हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो R2 की पूरी जो रो है इसके एलिमेंट्स है 0 और 5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा 0/5 यानी कि 0, ये हो जाएगा 5 इंटू में 1/5 हो जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे भी ये सेम अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा -2 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा 1 डिवाइड में 5, और यहाँ पे a, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 0 0 1, ये तीनों सही हो गए। अब आपको ये लास्ट करना है, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या चाहिए, इसकी जगह आपको 0 चाहिए। अब ये -1 अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, अगर आप क्या करते हैं इसमें, आप क्या कर देंगे, एक मिनट ये गलत लिख दिया मैंने, -1 अगर आप इसमें +1 कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 -1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जो रो हमारे पास फर्स्ट है इसमें सेकंड ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस में 0 भी यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी हमें 1 ही चाहिए और 1 ही रहेगा। अगर -1 में ऐड कर दोगे तो 1 यहाँ 0 आ जाएगा, और जो हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट रो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड रो को ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे अगर आप R1 में अप्लाई कर रहे हैं कोई भी चीज, तो हमेशा सबसे पहले R1 लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे कि उसमें करने क्या वाले हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो R1 के अंदर R1 प्लस में R2, यानी 1 प्लस में 0 हो जाएगा 1, -1 प्लस में 1 हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0 और ये 1, क्योंकि सेकंड रो को कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट के अंदर सेकंड ऐड करनी, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस -2/5, यानी कि 1 -2/5, ये हो जाएगा 5 -2 डिवाइड में 5, यानी कि 3/5। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 3/5, उसके बाद ये हो जाएगा 0 प्लस में 1/5, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/5, सेकंड रो को कोई असर नहीं पड़ेगा, ये रहेगा -2/5 1/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब क्या करो जी, ये जो a है इसको ले जाओ उस साइड, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, ऐसे लिख दो, दिस इज सिमिलर टू I इज इक्वल्स टू a इनवर्स a। ये क्या है, इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या वैल्यू है, ये इनवर्स आया, ये क्या है, a का इनवर्स आया, ठीक है। ये क्या है, इसके सिमिलर है, तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हो, देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सीधा लिख दो, a इनवर्स की वैल्यू आई है 3/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक है जी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो a है इसको इस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू में i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नया मैट्रिसेस आया है उसको लिख दो, उसके बाद लिख दो a इनवर्स इंटू में i, क्या हो जाएगा a इनवर्स, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि a इनवर्स की वैल्यू है 3/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है इंट्रोडक्शन के साथ में, इसलिए मैं आज एक ही क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके, क्योंकि कभी कभी मेरा जो शेड्यूल है काफी बिजी हो जाता है, इस वजह से आपकी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी जो क्लास 12th है स्पेशली उसकी ज्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगी, और क्लास 10th की। जब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़िए और मजे से रहिए, हंसते रहो इंडिया, पढ़ते रहो इंडिया। धन्यवाद।